हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स में आई हेल्प यू में। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबको ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग सबको। सुंदरम नमस्ते, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो आज सभी को पता है कि आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12 के नए बैच का, जो कि 2023 में अपने बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। तो शुरू से ही हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है उसको इस सीरीज़ में। तो हमारे साथ जो जो जुड़ गए हैं, पहले मैं उनके नेम ले लेती हूँ। सुंदरम, RS लाइव, मिस्टर कार्तिक, हाँ आ गई मैं अब। राहुल यादव गुड इवनिंग, महेंद्र गुड इवनिंग, अक्षय यादव गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। राज राजपूत गुड इवनिंग। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सारे के सारे बच्चे जुड़ जाए, जितने भी नए बच्चे हैं। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर और उसका बहुत अच्छा सा टॉपिक, जो कि आज आपको इस क्लास के बाद एकदम क्लियर होके जाने वाला है, और ये गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, आयशा गुड इवनिंग, साक्षी, सत्यम, अक्षय, कुलदीप सिंह, मानवेंद्र गुड इवनिंग। हाँ साक्षी आ गई मैं। ठीक, गुड। तो सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? चलिए, हाँ कुलदीप का 11 चैप्टर अब खुद से पढ़ना उसे अच्छे से। पर अगर आप देखो रिवीजन सीरीज देख रहे हो ना, सॉरी, जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सीरीज है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देख लेना, ठीक है कुलदीप? अलका पांडे, मोनू शर्मा, अंजना, योगेश, हाँ सबके नाम ले लेती हूँ। आज पूरा पहली क्लासेस है तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कार्तिक। फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो और बायोलॉजी भी पढ़ो। सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल में मिल रहे हैं, तो फ़ायदा भी उठाइए अच्छे से अच्छे। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आपको जैसी क्लासेस होगी वैसे बता दिया जाता है कि आ जाइए, और साथ साथ में नोट्स भी दिए जाते हैं। फिजिक्स में आई हेल्प यू डिस्कशन नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आ जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। हाँ चलिए, फिर सबको पता था लास्ट मैंने जब पहली जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 12th के सिलेबस में जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको लगा होगा कि 11th से अच्छा जो आपका चैप्टर मिले हैं या सिलेबस हम जिसे कह रहे हैं वो आपके 12th में है। बहुत अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल है और बहुत मोटिवेशनल चैप्टर जिन्हें कहते हैं वो 12th में है, तो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप आराम से 95+ लेके आ सकते हो बायोलॉजी में। वैसे तो 100 भी ला सकते हो, तो पर मेहनत आपकी भी करनी है, ठीक है? तो चलिए फिर, आज आपको पता है कि पहला चैप्टर जो हमारा है वो है बायोलॉजी के 12th क्लास का पहला चैप्टर है जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है जनन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक और बार बोल देती हूँ, लिंक को शेयर जरूर कीजिए ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए और आज की क्लास को देख के उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है आगे तक। तो अभी से जुड़ जाओगे तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि फिर आपको भाई एक और दिन कभी भी आ जाओगे वीडियो देखोगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। तो हमेशा बने रहोगे वीडियो में मेरे साथ, तो फिर अच्छे से और ज़्यादा उस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और NCERT बेस्ड आपका चलेगा पूरा कोर्स, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, इधर उधर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ NCERT के अंदर से ही आता है। चलो, तो देखिए सबसे पहले हम जीवों के जनन में क्या देखने वाले हैं। आपके चैप्टर में कुछ बातें हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है जीवन अवधि। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू से क्या मतलब होता है, आपको ओवरव्यू जब आपको पता चल जाता है ना, तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ओवरव्यू ले लो पहले चैप्टर का कि है क्या। पेन सेलेक्ट करती हूँ।
उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो क्या है जनन चैप्टर में, बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे मैम दिख ही नहीं रहा, फिर ये भी गलत बात हो जाएगी कि मैम बच्चे तो आ गए लेकिन दिख भी नहीं रहा है। अब देखो क्या होगा, ओवरव्यू मतलब क्या होगा कि चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना। जैसे कि क्या करते हो, खाना बनाते समय सारी रेसिपी रख देते हो, गाजर का हलवा बनाना होगा तो दूध भी रखोगे, गाजर भी रखोगे, चीनी भी रख दोगे, है ना, और फिर उसके बाद लो कढ़ाई में तब सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर का भी उसी प्रकार से पहले जितने जो जो इसमें टॉपिक है उन सबको रखते हैं और उसके बाद एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे जनन चैप्टर में क्या क्या है। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगी, पहले क्या पढ़ना है इनको भी देख लेते हैं। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ नहीं है। जीवन अवधि पढ़नी है जो अभी आपका क्लियर होने वाला है यहीं इस क्लास में, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है, लाइफ स्पैन कहते हैं। दूसरा आप पढ़ोगे क्या, अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक। तीसरा आप क्या पढ़ोगे, लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन, क्लियर। तो देखो पूरा जनन के टॉपिक में, जनन के चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, जीवन अवधि के बारे में, फिर अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ोगे और फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ोगे। तो यही है इस चैप्टर का ओवरव्यू। आगे सबको समझ में, कोई बात नहीं, जिसे लेट हो गई है कोई बात नहीं, अभी मैंने क्लास स्टार्ट ही करी है ना। तो बस जुड़ते जाओ, साथ साथ शेयर करते जाओ लिंक को, बच्चे जुड़ेंगे ज़्यादा तो इसलिए सबको ज़्यादा फायदा होगा। और मैं चाहूँगी कि मेरी बातें सब तक पहुँचे, तो वो काम आपका है शेयर करने का। अब यहाँ पे खड़े खड़े मैं तो कर नहीं सकती शेयर, लो भाई अभी रोहित को भेजना है, साक्षी को भेजना है, विनीता को भेजना है, ठीक है। तो देखो ये पूरा ओवरव्यू है, चैप्टर के अंदर आपने जीवन अवधि देखनी है, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। अलैंगिक जनन है, इसकी कुछ विधियां पढ़ोगे, फिर लैंगिक जनन है, इसको भी पढ़ोगे कैसे कैसे होता है, ठीक। चलो वापस पीछे आ जाओ, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन अवधि की। क्या होती है जीवन अवधि, तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी जीव, ठीक है, या हम कहेंगे किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राथमिक मृत्यु तक का, के जन्म से लेकर उसकी, दिख तो रहा है ना आपको, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय या काल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं, उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी जीव है, इसको ले लो रामू, ठीक है, इसका जन्म हुआ, उसके बाद क्या हो रही है, यहां पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये लो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच में जितना ये समय गुजरा है, इसे हम कहते हैं जीवन अवधि। समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है कितने बार बोल रही हूं मैं, हाँ समझ गए होंगे, ठीक है। फालतू, हाँ जो भी कह रहा है फालतू फालतू उसको मत बोलना है। चलो अब देखो क्या होगा, कोई भी जीव होगा, उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी, उसके बीच का जो जितना भी समय चल रहा है उसको हम जीवन अवधि कहते हैं, बस। और हर एक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है, ठीक है। मेरी जीवन अवधि क्या पता 50 साल हो, क्या पता 60 साल हो, क्या पता 40 साल हो, है ना।
तो ऐसे हम बात करते हैं, जानवरों की भी बात करेंगे तो उनकी भी जीवन अवधि अलग अलग होती है। तो जीवन अवधि का चैप्टर सबको टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर? चलिए अब इसमें क्या देखना है, इसमें आपको एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं, उनमें आपको जीवों की संख्या, जीवों के चित्र दे रखे हैं, है ना। सबको पता है कि एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दे रखा है पेज में, उसमें आपके डॉग्स दे रखे हैं, काऊ दे रखी है, आपका रोज का फ्लावर, बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं। वहां पर आपको जीवन अवधि लिखनी है, ठीक है। अभी मैं कराऊंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो 10-12 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि उनके मैसेज आते हैं कि मैम टेलीग्राम ग्रुप पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा है हमारा, ठीक है। तो फिजिक्स में आई हेल्प यू में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आई हेल्प यू डिस्कशन नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहां ज्वाइन करना है। और आज की क्लास का जो ये जिसमें एज दे रखी है वो वहां पर मैं आपको सेंड कर लूंगी, ठीक है। तो फिर उसमें टेंशन नहीं लेनी है, वहां पर सिर्फ आपको बस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है आपको। वहां पर प्लांट्स के नेम दे रखे हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आपको बैम्बू ट्री का दे रखा है, बरगद के पेड़ का दे रखी है, तो बरगद के पेड़ की जीवन अवधि कितनी है, 200 से 300 वर्ष, ठीक है, इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है। और कैसे दे रखी है, तोते की दे रखी है, तो तोते की कितनी है, 160 वर्ष है। तो ये क्या है, हर एक जीव की जीवन अवधि है। तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर लिंक की बात कर रहा है राज, है ना, राज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां पर फिजिक्स में आई हेल्प यू डिस्कशन, याद रखना पीछे से डिस्कशन भी है, ठीक है। और उसको आप क्या करोगे, वहां पर सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो वहां पर जितने ज्वाइन हो जाएंगे आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिलेगी, साथ ही साथ इस वाले का जो मैंने बता रही हूँ एज वाला, वो वाला भी आपको वहीं मिल जाएगा। नहीं, हिमांशु कह रहे सब सब्जेक्ट का आपका एक ही ग्रुप है, ठीक है। चलो ये वाला क्लियर हो गया सबको, जीवन अवधि। हाँ, डेली यही टाइम है बायोलॉजी क्लास का आपका, शाम के 6 बजे, ठीक है, ठीक है। तो बस इतना है जीवन अवधि में, और कुछ एनिमल्स दे रखी है, उनकी जीवन अवधि दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जीवन अवधि की, तो अगर देखते हैं, अगर हम मनुष्य की जाति में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जिया होगा उसको हम मैक्सिमम उसकी लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर कोई 101 ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य की जाति में सबसे अधिक जिया होगा, 160 वर्ष जिया होगा, तो उस व्यक्ति की वो क्या होगा, मैक्सिमम जीवन अवधि होगी, ठीक है। कोई 50 में जी रहा है तो उसकी वो जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर सबको? चलिए अब क्या पढ़ना है, अब बात आती है किसमें, जनन, है ना। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा, अब आती है बात जनन की, जो कि आपका क्या है, चैप्टर का नेम ही। देखो जनन क्या होता है, सबने पढ़ा है, सबको आता भी अच्छे से। क्लास 11 का पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सजीवों के लक्षण की बात जब हम करते हैं तो जनन वहां पर एक लक्षण आता है ना। हमने देखा था कि जो सजीव जीव होते हैं जिनमें कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं। और फिर हमने देखे थे कि क्या कहते हैं हम, कि सजीव उन जीवों को कहते हैं जिनके शरीर में उपापचयी क्रिया होती है। तो उनमें से एक क्रिया क्या थी, जनन की प्रोसेस भी थी। क्या होता है जनन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जनन आपको ध्यान रखना है, जनन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव, ठीक है, अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि अगर मनुष्य की बात करते तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी संतति उत्पन्न कर रहा है। पेड़ पौधों को देखते तो वो भी अपनी संततियां उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। छोटे छोटे जीव जंतु को देखते हैं तो वो भी अपनी संततियां उत्पन्न कर रहे हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, जनन के द्वारा। तो हम क्या कह सकते हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संततियां उत्पन्न करता है। क्लियर सबको जनन के बारे में,
ठीक है। अब बात यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर जीव जनन क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। अगर बात करेंगे मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, ये मनुष्य है ना, ये इसकी वाइफ है। आगे पढ़ोगे अभी अच्छे से, इनके नाम भी बता देना कि क्या रखने इनके नाम। ठीक है, इनके आपस में जनन प्रक्रिया हुई तो इनके क्या हुए, बच्चे हो गए, संततियां हो गई। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा प्रक्रिया हुई उसे हमने जनन कहा। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्यों जनन कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। अगर किसी जाति ने जनन नहीं करा तो फिर तो उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी ना। अगर मनुष्य संतति को उत्पन्न नहीं करेगा तो फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी, उसकी मनुष्य की जाति वहीं पर खत्म हो जाएगी। चाहे हम डॉग्स की बात करेंगे, चाहे हम कैट्स की बात करेंगे, हर एक जाति अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि जनन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जनन क्यों करता है, क्योंकि कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा लिख के बताओ। ठीक है, तो लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और क्यों का आंसर मैंने दे दिया कि कोई भी जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। क्लियर। अब देखिए जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वैसे हमने बचपन में भी पढ़े हैं, मोस्टली पढ़ा है, सबको पता है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अब अलग पेन से यूज करते हैं। मैम आप एक ही पेन को यूज करती हो, हाँ ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन से, सबको पता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबको पता भी होगा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सबको पता है कि मैम लैंगिक जनन में तो एक जीव भाग लेगा और लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेंगे, है ना, यही बोलोगे सबके सब। लेकिन अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या देखते हैं, अलैंगिक जनन में सबसे मेन बात अगर हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस करने की, तो यहाँ पर आप देखते हो गैमेट फ्यूजन का। ठीक है, जो युग्मक बनते हैं जब वो फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि वो निषेचित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका यहाँ पर डिफरेंस रहता है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो यहाँ पर गैमेट बनेंगे, ठीक है, युग्मक आपने पढ़ा है, युग्मक जो होंगे वो बनेंगे लेकिन उनका आपस में फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, निषेचित नहीं होंगे वो आपस में। क्लियर। लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये आपस में यहाँ पर गैमेट बनते हैं, नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनती है और फिर ये आपस में फ्यूज होते हैं। क्लियर। तो ये दोनों डिफरेंस होता है मेन जो है। सबको क्लियर हो गई बात। अब देखिए अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे इसे, अलैंगिक जनन में जनन की वह प्रक्रिया, क्योंकि ये इसके ही पार्ट है, तो हम कहेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, अर्थात एक जीव ही नई संतति का निर्माण करेगा। समझ में आ गया सबको कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण हो रहा है। तो हम इसको सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक जीव प्रेजेंट है, ठीक है, डेफिनेशन लिखने है आपको, और वही क्या करेगा, नई संतति का निर्माण कर रहा है। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते। अमीबा क्या आपने देखा है ना, अमीबा बना देते, आपने अमीबा को देखा है, अमीबा, तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। ये क्या करेगा,
नई संतति को बनाएगा तो सबसे पहले अपने केंद्रक को विभाजित करता है, ठीक है। आगे भी अभी आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले इसने अपने केंद्रक को विभाजित करा और उसके बाद क्या करेगा, ये नीचे ये दो संततियां बना रहा है, ठीक है। ये वाली बात सबको समझ में आई कि यहाँ पर देख रहे होंगे सिर्फ एक जीव है, अमीबा क्या है, एक है, उसने अलैंगिक जनन करा और उसके पश्चात क्या हो गई, दो संतति बन गई, यानी सिर्फ एक जीव के द्वारा दो संतति का निर्माण हो गया। यही क्या है, अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन के बारे में कुछ और जानकारी भी देते हैं। अलैंगिक जनन में कभी कभी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोन किसे कहते हैं, और आप सर पकड़ के हाय राम क्लोन क्या होता है है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होना है, डरना नहीं है। यानी कि अब हम पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन में ये क्लोन शब्द आता है, तो है क्या, ये क्लोन कहते हैं ना। क्या बोलते हैं हम क्लोन में, कुछ नहीं है क्लोन। आपको याद रखना है कि क्लोन क्या है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति है, ठीक है। सभी संतति आकारकी में और आंतरिक रूप से, ठीक है। आकार में चाहे हम बाहर का आकार देखें चाहे हम उसका अंदर का आकार देखें, वो आंतरिक रूप से हमेशा क्या होती है, अपने जनक के समान होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। समझ में आ गई कि क्लोन क्या है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संततियां आकारकी में और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। क्लियर। जैसे हम कहते हैं ना कॉपीज, जैसे कॉपी करते हैं, इसी की कॉपी ये, इसी की कॉपी ये, इसी की कॉपी ये, तो अलैंगिक जनन में यही चलता है, तो इसे हम कहते हैं क्लोन। क्लियर सबको ये बात। हाँ, तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अलैंगिक जनन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, अगर हम क्लोन की बात करें तो मैंने कहा आंतरिक रूप से भी, तो आंतरिक बाहर की संरचना अगर आप देख रहे हो तो बाहर की संरचना तो आपको अमीबा की ऐसी लग रही है ना, जो डॉटर सेल्स है इसकी सेम ही है। लेकिन अगर आंतरिक की बात करेंगे तो आंतरिक में क्या सेम होगा, जो इसके अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखोगे अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। और आप सभी को पता है कि समसूत्री विभाजन यानी सम, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगर इसमें क्या है, 4 गुणसूत्रों की संख्या है, तो इसकी संततियों में भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर सबको, बताओ जल्दी जल्दी। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। और मैंने कहा ना 12th के चैप्टर तो बहुत प्यारे से है, अच्छे से है, समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा। और फिर ऐसा लगेगा यार हम तो टॉप करेंगे, 100 में से 100 नंबर ला सकते हो बायोलॉजी में, ठीक है। तो समझ में आ गया है। अब देखो, ठीक है, चलो अब देखो, हमने ये पढ़ दिया कि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेगा। अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये क्या होगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं। 2 विपरीत कहे, यानी कि विपरीत कौन हो जाएंगे, नर और मादा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहे हैं, 2 विपरीत जीव भाग ले रहे हैं, ठीक है। विपरीत, समझ में आ गया सबको, विपरीत जीव, ठीक है। और वो विपरीत जीव कौन है, नर है, और कौन है, मादा है। और नर मादा ही क्या करेंगे, ये युग्मक बनाते हैं, और उसके बाद युग्मक जब आपस में संलयित होंगे वो क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, और आगे चल करके फिर और प्रोसेस होने के बाद एक नई संतति बन जाती है। क्लियर सबको। अगर अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल की, समझो क्या होगा लैंगिक जनन का। अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम तो मेन बात हो जाएगी क्या यहाँ पर, सॉरी, एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, मानव। मानव में आपने देखा है कि यहाँ पर क्या होंगे, 2 विपरीत जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन की प्रोसेस में, है ना। इसका नाम रख दो आप रामू, ये खुशा रामू, ठीक है। और इसकी ये टीमू, उसकी पत्नी टीमू, अच्छी सी सुंदर सी, ये लो, ठीक है। इसमें क्या होंगे, लैंगिक जनन में इन दोनों ने भाग लिया, इनके द्वारा उत्पन्न जो संतति होगी ये रहा सोनू। तो यहां पर क्या हुई, ह्यूमन का अगर आपने एग्जाम्पल देखा
तो यहाँ पर दो विपरीत जीव भाग लिए, नर और मादा ने, और उन्होंने संतति का निर्माण करा। क्लियर इतनी बात सबको? सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, चलो सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब क्या देखना है आपको? लैंगिक जनन में आप देखोगे यहां पर अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम मनुष्य की बात करें तो हमें पता है कि मनुष्य कैसा जीव है? एक लिंगी जीव है। तो यानी एक लिंगी जीव में तो लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ लैंगिक जनन किस में पाया जाएगा? आपका द्विलिंगी जीवों में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बताती हूँ, किसके एग्जाम्पल से बताऊंगी। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने केचुआ देखा होगा ना, क्लास 11th में हमने केचुए का पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है कि केचुआ कैसा जीव है? द्विलिंगी जीव है, अर्थात केचुए के शरीर में क्या होता है? नर युग्मक, मैंने कहा ना युग्मक की बात आ रही है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होता है। होता तो दोनों का निर्माण है, यानी कि उसमें क्या हो गया? नर जनन तंत्र की संरचना भी पाई जाएगी केचुए के शरीर में, और मादा जनन की संरचना भी पाई जाती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे तब तो इसको लैंगिक जनन करना चाहिए, है ना, खुद ही तोड़ दिया और खुद ही फ्यूज होकर फिर संतति बना दे। तो यहाँ पर केचुआ क्या करता है? ये अपने ही युग्मक से संलयित नहीं होता है, इसमें नर और मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? किसी दूसरे केचुए के साथ क्या करता है? जनन की प्रोसेस के द्वारा नई संतति का निर्माण करेगा। अर्थात ये क्या कर देगा? अपने नर युग्मक को दूसरे केचुए को दे देगा और दूसरे केचुए से मादा युग्मक को ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हुआ, है ना। तो ये किसके अंतर्गत हुआ? लैंगिक जनन के अंदर। तो क्लियर हो गई ये वाली बात भी सबको? ठीक है, हाँ केचुआ बोल रहे भाई बच्चे, वेरी गुड। अब देखो क्या है, तो यहाँ पर आपको जनन का टॉपिक भी समझ में आ गया। हमने जीवन अवधि पढ़ ली, हमने जनन पढ़ दिया, जनन के प्रकार पढ़ दिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब क्या पढ़ना है? आज की क्लास में आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, ठीक, और वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, और उसके द्वारा उत्पन्न जो भी संतति होंगी वो आकारिकी और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होती है। बस ठीक है, अब चलो आगे। क्लियर सबको ना? देखो, तो यही क्या है, अब थोड़ी बातें लिखी भी है और मैं वहां लिख के आ गई, कोई नहीं। देखो, जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, जनन दो प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। समझ में आ गया होगा ये वाली बातें? ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, अब देखो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, ठीक है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न सभी संतति आकारिकी में और आंतरिक रूप से, ये वाली बातें हमेशा याद रखनी। एक नंबर में क्लोन पूछा जाएगा तो आपको आकारिकी जो भी बाहर की संरचना थी और आंतरिक यानी कि जो गुणसूत्रों की संख्या होंगी वो सभी समान होती है, तो उसको हम क्लोन शब्द कहते हैं। क्लियर इतनी बात सबको? हाँ ठीक, चलो क्लियर। अब आपने अलैंगिक जनन भी क्या होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन पाया जाता है अलग अलग जीवों में, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ने। देखो क्या क्या पढ़ना है अलैंगिक जनन की विधि में, आपको ये याद रखो। एक फ्लो चार्ट, मैंने कहा ना फ्लो चार्ट जब तक आपके पास है तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत इजी होता है। ठीक है, जैसे आपने जनन में देखा कि आपने जीवन अवधि पढ़ ली, अलैंगिक जनन पढ़ लिया। अब अलैंगिक जनन के अंदर क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है, पुनरुद्भवन द्वारा होगा, बीजाणु जनन या बीजाणुओं के द्वारा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, खंडन द्वारा होता है और कायिक प्रबंधन द्वारा होता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको पढ़नी है। अब आपको इस पूरे इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी विधियां पढ़ोगे आप देखोगे कि इसमें एक ही जीव होगा,
ठीक है, जीव क्या होगा, एक होगा, और वही जीव क्या कर रहा होगा, संतति का निर्माण कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस में ही यही होने वाला है, जीव एक और संतति अनेक, ऐसी वाली बात है। क्लियर? ठीक, चलो फिर पढ़ते हम विधि। चलो, सबसे पहले कौन सा था, विखंडन के बारे में, है ना। तो विखंडन के बारे में बात करते हैं हम। विखंडन, खंडन बोल रही हूं मैं, विखंडन से मेरे शब्द से, जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है उससे क्या लग रहा है, टूटना, है ना। विखंडन सिंपल शब्दों में देखोगे, विखंडन यानी टूटना, अर्थात जब क्या होगा, जीव शरीर की कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होती है तो हम उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इससे याद रख लो, टूटना। और क्या टूटेगी, जीव शरीर की कोशिका टूटेगी, या तो वो दो भाग में टूटेगी या तो वो क्या करेगी, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगी, इसको हम विखंडन कहते हैं, यानी इंग्लिश में भी याद रख लो, फिजन। ठीक है, अब विखंडन भी दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देख लो। एक होता है आपका द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन जिसे आप कहते हो बाइनरी फिजन। ठीक है, और दूसरा आपका होता है कौन सा, बहुखंडन, जिसे आप कहते हो मल्टीपल फिजन। क्लियर? अब आपको क्या याद करना है, कुछ नहीं, आपने पता है कि विखंडन मतलब टूटना होता है, अर्थात यहाँ पर कोशिका टूट रही होगी। द्विखंडन की बात करी तो द्विखंडन यानी कि जो कोशिका होगी, जीव शरीर की कोशिका होगी, द्वि यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित हो रही होगी, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी अभी अलैंगिक जनन में मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था वो क्या था आपका, अमीबा का। तो अमीबा बना दो, कलर चेंज करते, थोड़ा कलरफुल करेंगे, है ना। अमीबा, ये रहा आपका सुंदर सा अमीबा। ठीक है, अमीबा रहा। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, अपने जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको वो डबल कर लेता है, क्योंकि क्या करना है उसको, जब वो टूटेगा तो जो दो भाग बनेंगे तो वहां पर वो क्या करेगा, कुछ डीएनए से देगा, कुछ डीएनए से देगा, है ना। तो उसने सबसे पहले जो उसके केंद्रक में उपस्थित जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसलिए वो अपने केंद्रक को क्या करेगा, विभाजित कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से तो वो अपना केंद्रक विभाजित कर रहा है, पहले यूं दो संतति बन गई और फिर आगे चल करके उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखो पहले क्या हुआ, इसका केंद्रक विभाजित होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केंद्रक इस प्रकार से दर्शा दिया कि ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और उसके पश्चात क्या हो जाएगी, दो आपकी डॉटर सेल्स बन जाएगी। ठीक है, संतति कोशिका बन जाएगी और ये इनका केंद्रक, तो ये क्या हो गया, डॉटर सेल। ठीक है, और ये क्या है, आपकी पेरेंट सेल। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, किसका दिया मैंने यहां पर, अमीबा का। ठीक है, तो क्या हुआ अब यहाँ पर, अब अलैंगिक जनन क्या देख रहे हो, एक जीव और संतति उसके बन रही है, बस। ठीक है, द्विखंडन समझ में आ गया होगा सबको। अब चलते आगे, अब हम बहुखंडन की बात करते हैं। बहु यानी बहुत सारे, अर्थात यहाँ पर क्या हो रही होगी, एक जीव कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो प्लाज्मोडियम में, एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं एक नंबर में। प्लाज्मोडियम में क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, केंद्रक तो एक ही है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का शरीर है अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले इसका केंद्रक विभाजित होगा, अनेक केंद्रक में विभाजित हुआ, और उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, ये अनेक संतति का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाई, ये संतति है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि बहुखंडन में क्या हुआ, जनक तो एक था, अलैंगिक जनन था, एक था, उससे क्या हुई, ये अनेक संतति का निर्माण हो गया। यही क्या है आपका बहुखंडन। क्लियर? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना।
इजी लगेगा। देखो अभी ये वाला चैप्टर जब आपका एकदम कहा ना, ये बेस है इस चैप्टर का, इस यूनिट का बेस है। 6वीं यूनिट बताई थी जीवों में जनन। जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, इसमें वैसे मेन आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि दूसरा चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर ये सब उसी में बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये विखंडन आपको समझ में आ गया। अब देखो पहला हमारा क्लियर, लगा लो टिक भाई। दूसरे की बात करते हैं, अब आता है मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या होगा? अच्छा, अलैंगिक जनन का ये डायग्राम आपकी बुक में बना है। मैंने कहा सबसे पहले उसने अपने जेनेटिक मटेरियल जो भी था उसको, जो भी उसके पास रहा होगा, उसने उसको 2 संख्या में बढ़ दिया। 2 संख्या यानी कि उनकी संख्या को बढ़ा देगा, है ना। जब हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन में, तो देखो फिर क्या हुआ, जब उसका जेनेटिक मटेरियल 2 भागों में बढ़ गया और वो 2 संततियों में डिवाइड हो गया, बंटवारा कर देगा, ठीक है। बस ठीक। अब बडिंग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बडिंग क्या होती है? मुकुलन, मुकुल, कोई क्लास में बच्चा हो तो उसके नाम से फिर याद रखना, बडिंग। क्या होती है बडिंग? इसको पढ़ते है ना। कुछ याद नहीं रखना है, मुकुलन में आपको याद रखना है किसी भी कोई जीव होगा उसके शरीर पर एक मुकुल निकल जाएगी, एक बड निकल जाएगा, ठीक है। और चलो इसको समझाती हूँ। इसका एग्जाम्पल पहले याद रखना है आपको, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में देखो, हाइड्रा का शरीर क्या होगा, इस प्रकार से है। ये हाइड्रा का शरीर है, ठीक है। मैंने कहा कि मुकुलन में क्या हो जाएगा, यहां पर हाइड्रा के शरीर के बाहर, ठीक है, 2 प्रकार का होगा, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक बाहर से निकलती है संरचना, या फिर कभी क्या होती है किसी किसी जीव में अंदर से निकलती है। तो अभी मैं बाहर वाली संरचना को समझा रही हूँ। तो बाहर में क्या होगा, ये हाइड्रा है, इसके शरीर पर एक मुकुल निकल जाएगी, जिसे हम कहते हैं बड, बोलोगे आप इसे, ठीक है। बड यानी मुकुल, या कलिका भी बोल सकते हो आप, क्लियर। ये कलिका क्या करेगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रा का, अब इसको मैं थोड़ा अलग कलर में बनाती हूं। ये क्या होगी, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, और एक टाइम आ जाएगा जब ये क्या हो जाती है, अपने जनक शरीर से अलग हो करके एक नई संतति की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो फिर ये कैसे व्यवहार करेगी, इसका जनक तो ये रहा और ये संतति क्या हो गई, एक नई संतति का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाई, संतति। तो इसी प्रकार क्या हो गया, देखा आपने अलैंगिक जनन, जीव एक है और उससे क्या होगी, संतति का निर्माण हो गया। यही क्या है, मुकुलन है। क्लियर? हाँ, सबको क्लियर हो गई, जल्दी बताओ, है ना। ठीक है, चलो सब बोल रहे हैं क्लियर, तो फिर क्लियर। अब क्या है, ठीक। चलो अब इसके बाद हमारा मुकुलन भी पूरा हो गया भाई। चलो वापस मुकुलन में टिक लगाने चलते, वैसे ऐसे जाना नहीं चाहिए। चलो अब आ गया हमारा पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुन से याद रखोगे पुनः, ठीक है, या रीजनरेशन बताया ना। तो रीजनरेशन का मतलब समझते पहले। कहाँ गया, यहाँ थे, चलो इस पे आ जाते। पुनरुद्ध भवन की बात कर रहे हैं ना, तो पुनरुद्ध भवन को समझ लेते, ठीक है। पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजेनरेशन। क्या होता है रीजेनरेशन, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है प्लेनेरिया का। क्या रखोगे, प्लेनेरिया का। अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे मैम जी, तो हाँ बिल्कुल बनाएंगे, इसको समझेंगे। देखो ये क्या है, आपका प्लेनेरिया का जीव है, ठीक है। क्या होता है, पहले तो पुनरुद्ध भवन में होता क्या है, आपको बस ये याद रखना है, जीव शरीर खंडों में टूट जाता है और वही खंड क्या होंगे, नए जीव की तरह
व्यवहार करते हैं। तो आपने बहुत सारी भूत वाली मूवी देखी होगी ना, उसमें देखा है कि भूत नहीं, राक्षस चलो जो भी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हीरो ने काट दिया एक का हाथ और दोबारा से उसका हाथ जन्म ले लेता है। तो पुनरुद्ध भवन में कुछ इस प्रकार का है, उसको आप जितना काटोगे, अगर वो टूट रहा है किसी कारणवश से, ऐसा नहीं कि मनुष्य काटने जा रहा है उसको, कुछ भी हो सकते, कुछ तापमान बढ़ जाएगा या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है उस कारण वो टूट जाता है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब उसका शरीर टूटता है तो उस जीव के प्रत्येक खंड, उस जीव के शरीर का प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। यही है पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन यानी कि पुनः, जनरेशन यानी कि क्या होगा, निर्माण। क्लियर सबको? हाँ, तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी ना। हाँ, एक्समैन मूवी में ऐसा ही होता है, देखा होगा मूवीज में कैसे ऐसे काटते रहो वो दोबारा बनने लग जाता है, पर हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारी स्किन में आपने देखा होगा कि अगर छिल जाती है तो बहुत टाइम के बाद वो दोबारा आ जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि हाथ कट गया तो वो फिर दोबारा आ रहा है उसी टाइम पे, निकलते निकलते क्या आ गया, है ना, ये मूवीज में होता है। हाँ, विशाल गौतम क्या कह रहे हैं कि क्लास 12 का बैच। देखो विशाल गौतम, क्लास 12 की आपकी क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है, ठीक है। अब जो सीरीज आएगी, अभी तक मैंने 2 सीरीज करा दी है, बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तो थे वो पेपर में, उन सबको मैं सॉल्व करा चुकी हूँ और उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। और अब जो सीरीज आएगी वो आएगी 29 को, तो उस दिन तैयार रहना है। क्लियर? पुराने स्टूडेंट जो भी है, चलो फिर ये तो समझ में आ गया सबको। हाँ ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या, किसी कारणवश क्या हो जाता है, इस प्लेन एरिया का शरीर खंडों में टूट जाता है। तो लो काट दिया हमने, अरे अच्छे से चाकू से काटते, ये कट गया इसका शरीर। अब ये कैसा नजर आ रहा होगा आपको, इस प्रकार से नजर आएगा, है ना। इसका ये अलग चला गया, इसका सर अलग चला गया और इसका ये सब अलग अलग चला गया पार्ट। अब क्या होगा, पुनरुद्ध भवन में यही क्या कर रहे हैं, नए जीव का निर्माण कर रहे। इसका जो सर वाला एरिया था उसने भी एक नया जीव बना दिया, ठीक है। और इसके बाद इसका जो धड़ वाला एरिया था उसने भी नया जीव बना दिया, और उसके बाद सारा ने क्या बना दिया, नया जीव। तो ये होता है पुनरुद्ध भवन। क्लियर सबको? हाँ, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप सभी को। चलिए, अब आपको एक और चीज दे रखी है ना बुक में, पुटी भवन क्या होता है, पुटी भवन का कुछ दे रखा है आपको। अच्छा, पुटी भवन क्या, वो बीजाणु जनन भी है, बीजाणु जनन भी बोलते हैं आप उसको, ठीक है, बीजाणु जनन, ठीक है। ये अगला बता रही हूं मैं, पुटी भवन क्या होता है। आपको अमीबा का उदाहरण दे रखा है, कुछ अमीबा क्या करता है इसमें, ये समझ लो, ठीक है। जब विषम परिस्थितियां होती है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी अमीबा के अनुसार जल का वातावरण नहीं होगा, जल में गंदगी वगैरह होगी, तो अमीबा क्या करता है इस टाइम पे, ये अमीबा का शरीर है, ठीक है, ये अमीबा का शरीर है, इसका जल के वातावरण का क्या है, बहुत दूषित हो रखा है, ठीक है, इसके अनुरूप नहीं है, इसके प्रतिकूल है। अनुकूल और प्रतिकूल मतलब समझ में आता है। अनुकूल यानी कि जब क्या होगा, किसी के अनुरूप होगा, अर्थात वो उस वातावरण में सरवाइव कर सकता है। लेकिन प्रतिकूल तब हो जाता है जब वो उस वातावरण के अनुसार क्या नहीं कर सकेगा, सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर परतों का निर्माण करता है, लेयर बनाता है, 3 प्रकार के लेयर्स बनाता है वो ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि उसको क्या करना है, बचना है, उसको उस गंदे वातावरण से बचना है, विषम परिस्थितियों से बचना है, इसलिए उसने अपने चारों ओर क्या कर दी है, 3 लेयर का निर्माण कर लिया है। अब जब तक क्या है, ये वातावरण बना रहेगा, ठीक है, विषम परिस्थितियां जब तक बनी रहेगी तब तक क्या होगा, यहाँ पर अमीबा इसके अंदर ही रहेगा। तो यानी अमीबा अब क्या करेगा, अपनी संतति का भी तो निर्माण करेगा अंदर रहते रहते। अब अमीबा यहाँ इन परतों के अंदर क्या कर रहा होगा, अपनी संतति का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये परतें बन गई। अब अमीबा ने क्या कर दिया, संततियों का निर्माण कर दिया।
येलो कलर आपको दिख रहा है वैसे? ठीक है, अब ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं बीजाणु अमीभाव। अमीभाव, ठीक है, देख लेना। हाँ, अमीभाव। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब देखो, जब तक विषम परिस्थितियां थी तब तक तो क्या होगा, इसने लेयर बना करके अपने को अंदर छुप रखा है और वहीं अंदर लेयर के अंदर ही अपनी संतति को बना रहा है, क्योंकि क्या उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरी बेटियां आगे बढ़ के काम करेगी ना, वो उनकी जाति के अस्तित्व को बनाए रखेगी। तो उसने फटाफट से विभाजन होना शुरू कर दिया, वहां पर द्विखंडन होने लग गया, उससे संतति बनी, फिर उनकी संतति ने भी द्विखंडन करा और संतति बनी। इस प्रकार से क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गई, ये स्पोर बन गए, है ना। तो अब क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, ठीक है, इसके अनुरूप आएगी, जब आहा बाहर का वातावरण एकदम स्वच्छ हो जाएगा, अब वो आएगा बाहर, तो वो लेयर क्या होती है, टूट जाती है। और जब ये लेयर टूटेगी तो ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना, ये संतति बाहर आ जाएगी, बाह्य वातावरण में आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नई संतति का निर्माण हो जाएगा, किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें हम स्पोर कह रहे हैं, बीजाणु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से पुटी भवन में होता है। क्लियर सबको ये बातें? स्यूडोपोडियो ऐसे बोल रहे हैं ना, इसको हम बीजाणु अमीभाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर, बस यही बात है। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो अमीबा का और आप राइजोपस का भी रख सकते हो। ठीक है, एक क्या रखोगे आप, अमीबा का। राइजोपस में भी आप देखोगे ये प्लांट्स में होता है, राइजोपस। राइजोपस में भी सेम ही होता है। यहां पर क्या होगा, राइजोपस में थोड़ा सा देखो, हाँ थोड़ा सा, ये ऐसे, ये क्या है, राइजोपस की संरचना होती है। ठीक है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो यहां पर क्या होगा, ये जो इसका ये बीजाणु धानी दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होता है इसी प्रकार, क्योंकि यहाँ पर जो विभाजन होगा यहाँ से क्या होगा, बीजाणु का निर्माण होता है बहुत सारे, क्योंकि बाहर का वातावरण अभी इसके लायक नहीं बना है। लेकिन जब ये क्या होगा, जब ये क्या है, ये राइजोपस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ इसकी बीजाणु धानी में बहुत सारे बीजाणु का निर्माण होगा। अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो ये बीजाणु धानी फट जाती है, तो ये सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये नई संतति का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि नए राइजोपस बना देंगे। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। शॉर्ट में समझा रही हूँ, शॉर्ट नहीं, मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। ये बहुत सारे राइजोपस बन गए उसी से, क्योंकि कुछ क्या हो जाएंगे, भूमि में गिर जाएंगे। बीजाणु क्या होंगे, बहुत हल्के होते हैं, कुछ भूमि में गिर जाते हैं, कुछ उड़ करके आगे चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके अगर जो भूमि में गिर गए होंगे वो वहीं पर नए राइजोपस का निर्माण करेंगे। कुछ हवा के द्वारा बह करके चले जाएंगे, वो नए अलग जगह पर जाकर के राइजोपस का निर्माण करेंगे। तो बीजाणु के द्वारा इस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया भी, कैसे भी, यहाँ पर एक ही जीव था, अनेक संतति का निर्माण हुआ, यहाँ पर एक जीव था, उससे अनेक संतति का निर्माण हुआ। ये क्या हो गया, अलैंगिक जनन। क्लियर सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देख लो एक बार, फिर तब बोलोगे कि कहाँ गए हम। ठीक है, तो यहां पर हमने पुनरुत्थ भवन पढ़ दिया है ना, बीजाणु द्वारा आपने पढ़ दिया है, बीजाणु जनन जिसे हम कह रहे थे। अब हम देखते हैं खंडन। खंडन में भी कुछ नहीं होगा, जीव शरीर टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लेनेरिया का एक और उदाहरण लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, या आप स्पाइरोगाइरा का उदाहरण रखना, स्पाइरोगाइरा, कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी क्या हो जाएगा, जीव शरीर टूटता है और उसके बाद नई संतति का निर्माण करता है। खंडन, टूट गया, बस। क्लियर? ठीक है, ठीक है। आरएस लाइव कह रहे फिर से बीजाणु जनन को करना है। देखो उसमें कुछ नहीं था, मैंने क्या कहा, अगर राइजोपस दिख रहा है, ठीक है, राइबोपस का एक जो ये पौधा है इस प्रकार से, ये राइजोपस लटका हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये राइजोपस है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, इसके अनुरूप परिस्थितियां नहीं होगी, तो इसमें बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे आप स्पोर कहते हो इंग्लिश में। ठीक है, हुआ। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर जो इसकी बीजाणु धानी है वो फट गई, तो ये बीजाणु क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे फट करके। कुछ बीजाणु इतने हल्के हो, सारे बीजाणु ही हल्के होते हैं, कुछ तो क्या हो जाएंगे, भूमि में गिर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाते हैं, और कुछ वायु के द्वारा उड़ करके किसी अन्य प्लेस पे चले जाएंगे, वहां की मिट्टी में गिर जाएंगे। अब जो वहां की मिट्टी में गिरे तो वो वहीं पर नए राइजोपस का निर्माण कर रही है ना, और जो अलग जगह पर गए तो वो अलग जा करके वहां राइजोपस का निर्माण कर रही है। तो ये क्या हो गया, बीजाणुओं के द्वारा, किस प्रकार से बीजाणुओं के द्वारा एक नई संतति का निर्माण हुआ, इसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में अमीबा का उदाहरण दे रखा है, वो लेयर बनाती है अपने पास, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलो अब देखो, मैंने ये बता दिया खंडन। अब आता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे, चलो आगे। हाँ चलो पहले ये भी दिखाती हूँ, फिर कायिक जनन मैं कल समझाऊंगी, ठीक है। ये देखो, ये आपका बर्डिंग का चित्र है, ठीक है। मुकुलन आप पढ़ रहे थे ना, किस प्रकार से, देखो जीव है, उसके शरीर पर एक मुकुल उत्पन्न हुई, वो मुकुल ने परिपक्व हुई और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, अलग होकर के एक नए जीव की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। और देखो ये आपका देख रहे हो, ये अमीबा वाला जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बारे में आपको कोरोडिया ये कल की क्लास में बताऊंगी मैं। हाइड्रा की अगर बात करें तो ये कलिका उत्पन्न हो रही है, मुकुलन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके डायग्राम बने हुए कुछ। अब ये कायिक प्रवर्तन का, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो जो आपने पढ़ा है, आज की क्लास में आपने जीवन अवधि पढ़ी, जनन पढ़ा, जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। उसके बाद आपने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी और अच्छे से समझ भी ली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लास लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अब तक जिसने लिंक ज्वाइन नहीं करा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है वो कर लीजिए। नाम है फिजिक्स में आई हेल्प यू डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। वहां पर आपको वो जीवन अवधि वाली अभी मैं भेज रही हूँ, आपको तुरंत देख लेना है और वो एज को अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है। 1 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। चलिए फिर आज के लिए इतना,